जी क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा बताइए, कहाँ तक हमने पढ़ लिए थे MCQ 17 के कौन से ईयर तक? बात नहीं कर रहे थे हम लोग। जी 14 में कहाँ तक कर लिया था बेटा, बताइएगा। 2008। 2008 तक कर लिया था। जी क्लास, तो 2008 में हमारे पास जो पहले MCQ है, कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर जो है वो किस लिए यूज़ होता है? EMF is induced in a secondary coil by changing the magnetic flux in the primary coil। ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। नहीं, ये कोई खास बात नहीं हो रही इसकी, ये तो लॉसेस बता रहे हैं। द करंट मूव्स फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग। नहीं, करंट मूव नहीं होता, करंट तो प्राइमरी का जाता है, लेकिन उसका जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है या मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होता है वो जाके सेकेंडरी से लिंक होता है। तो सेकंड वाला आंसर इसका सही है। 32 पे आते हैं। अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सपीरियंस अ रिजल्टेंट फोर्स। एक चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में जब ट्रेवल करता है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। जिस डायरेक्शन में वो एंटर होगा उसमें कैसे एंटर करेगी? उसमें परपेंडिकुलर रहती है, तभी इस पे क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई होता है कि चार्ज पार्टिकल जहाँ से भी एंटर हो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन पे जो उसका वेक्टर एफ आता है वो परपेंडिकुलर आता है। एक नंबर का कैमरा अटैच कर लूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये वाला MCQ समझ आया किसी को या नहीं आया? क्रॉस प्रोडक्ट की बात की गई है, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। देखें, यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। जैसे आपने पढ़ा होगा A क्रॉस B, वेक्टर A और वेक्टर B का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये जो वेक्टर C आता है ये इस पर भी 90 डिग्री एंगल बनाता है और इस पर भी 90 डिग्री एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर होता है वेक्टर नंबर C। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इसको हम लिखते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू वेक्टर C। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है? चार्ज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड। जैसे भी चार्ज पार्टिकल एंटर होगा उस पर जो फोर्स का वेक्टर आएगा उसकी वेलोसिटी के वेक्टर पे कैसे आएगा? ये 90 पर आएगा हर लिहाज से, हमेशा। और इसका वेक्टर बी के साथ भी एंगल क्या रहेगा? हमेशा 90 ही रहेगा। ये बात बताई गई है।
ठीक है, क्लियर हुई है बात? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। तो विच वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ मैट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, मैट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का कौन सा यूनिट होता है भाई? सर दोनों ही होते हैं, टेस्ला भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी में हम वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे इसको, या तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है वरना कोई और प्रॉब्लम है। टेस्ला भी हो सकता है, वैसे सही कह रही हैं आप, लेकिन बेस्ट आंसर है वेबर पर मीटर स्क्वायर। सर विच वन इज नॉट अ यूनिट ऑफ नॉट मैग्नेटिक का क्या फ्लक्स है इसका डेंसिटी आंसर? करना है ना। हाँ, तो ये भी यूनिट है इसका, टेस्ला भी है, मैं समझा विच वन इज। और ये क्या है, वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड। आई थिंक ये नहीं होगा, न्यूटन पर एम्पियर। न्यूटन पर एम्पियर इज नॉट अ यूनिट। ये वोल्ट एम्पियर सेकेंड, एक मिनट देख लेते हैं इनको सॉल्व करके। यस सर, टेस्ला का होता है ना वोल्ट और एम्पियर सेकंड, तो यही होगा। जो फर्स्ट वाला है ये आपके पास का आंसर होगा, न्यूटन पर। सही है, तो ये सारे इसके यूनिट आ रहे हैं, लेकिन न्यूटन पर एम्पियर जो है वो यूनिट नहीं है। देख लेते हैं, चलो इसके फॉर्मूले में बता देता हूँ, रिवीजन ही हो जाएगी, अच्छी बात है। भाई मैट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला याद है, क्यू इज इक्वल टू बी बी। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो v की वैल्यू मिलती है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, f अपॉन q इंटू वेलोसिटी। तो ये तो हो जाता है न्यूटन, चार्ज न्यूटन है कूलम, इसका होता है मीटर पर सेकेंड, इसको हम लिखते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख देते हैं, एक यूनिट तो ये बन जाता है। सही। फिर जो दूसरी बात आती है आपके पास, F इजिकल टू आई एल बी। तो यहाँ से जो b की वैल्यू मिलेगी आपको, क्या हो जाएगी, F अपॉन आई एल बी, यानी ये बन जाएगा, आई एल बी में ये यूनिट आ जाएगा। किसी का माइक ओपन ऑन है क्या? एक ये आ गया। इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का? इसलिए होता है कि फ्लक्स बराबर है बी इंटू ए। बी बराबर हो गया फ्लक्स अपॉन एरिया, तो ये बन जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक ये आ गया, और एक इसका डायरेक्ट यूनिट होता है, इसको हम लिख देते हैं टेस्ला, एस आई, साइंटिस्ट के नाम पर। अब ये जो उन्होंने लिखा हुआ है वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड, ये वोल्ट नहीं होगा, ये न्यूटन पर एम्पियर, ये तो सेकेंड होगा। वोल्टेज वाला कौन सा फार्मूला होता है? और कोई फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास के अलावा इसमें वोल्टेजेस आ रहे हों? मोशनल ईएमएफ का, आई थिंक मोशनल ईएमएफ का क्या फार्मूला था? मोशनल ईएमएफ का हो जाता है हमारे पास, मोशनल ईएमएफ इजिकल टू वी बी एल, हाँ, वी साइन थीटा। हाँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी इसकी v की वैल्यू, v विल बिकम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो वोल्ट्स पर मीटर पर सेकेंड
इनटू मीटर। तो क्या हो जाएगा ये, वोल्ट सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यही हो रहा है ना भाई? मुझे लग रहा है कुछ मिसप्रिंटिंग है बेटा इस ऑप्शन में, कुछ गड़बड़ है इसमें। इन्होंने लिखा है वोल्ट, फिर लिखा है सेकंड। चलिए वोल्ट सेकंड तो आ गया यहाँ पर। उन्होंने लिखा हुआ है वोल्ट सेकंड, तो लिखा हुआ है, नीचे लिख दिया एम्पियर। तो एम्पियर तो नहीं आ रहा नीचे, मीटर स्क्वायर आ रहा है। इस ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है बेटा, इसका आंसर यहाँ एम्पियर नहीं होगा, या मीटर स्क्वायर होगा आई थिंक। मैं मजीद इसको देख लूँगा और फिर आपको सवाल से बता दूंगा। लेकिन जो इसका तीसरा ऑप्शन है न्यूटन पर एम्पियर, वो तो हो ही नहीं सकता। न्यूटन, न्यूटन का फॉर्मूला होता है F=ma, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आई थिंक इस ऑप्शन में बेटा कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है, कुछ टाइपिंग का एरर है। लेकिन न्यूटन पर एम्पियर तो किसी लिहाज से नहीं है, लेकिन ये वाला जो है इसमें नीचे एम्पियर नहीं आ रहा है हमारे पास। हाँ मीटर स्क्वायर होता तो ये हो सकता था। बहरहाल इसको देख लेंगे आगे, अभी टाइम है हमारे पास। फिर है व्हेन एन एसी जनरेटर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर, स्लिप रिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय स्प्लिट रिंग। एसी जनरेटर को जब हमें डीसी में कन्वर्ट करना हो तो स्लिप रिंग को हमें स्प्लिट रिंग से रिप्लेस करना पड़ता है। वैसे हमारे पास क्या होते हैं वहाँ पर, अगर एसी जनरेटर की आप वो न्यूमेरिकल देखेंगे, वैसे तो कोर्स में नहीं रहा है वो, तो वहाँ पे मैंने उसकी जो यूट्यूब पे वीडियोस डाली हैं वहाँ पे पूरा मैंने बताया हुआ भी इसको डी वीडियो के साथ। एसी जनरेटर में बेटा हमारे पास स्लिप रिंग्स होते हैं इस तरह से। इन रिंग्स में कार्बन ब्रश अटैच हुए हुए होते हैं। इन रिंग्स के अंदर ये रोटेट कर रही होती है रॉड आपके पास। तो इससे हमें एसी साइकिल मिलते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलता है। और अगर हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें, हम यहाँ पर स्प्लिट रिंग लगा दें। स्प्लिट रिंग कुछ इस तरीके का होता है कि ये टूटे हुए रिंग होते हैं, यानी कि ये इससे कांटेक्ट में चलेगा। कांटेक्ट में जब ये चलेगा इससे, तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा कांटेक्ट टूट जाएगा इस पोजीशन पे, फिर यहाँ पे कांटेक्ट बनेगा। तो इससे होता क्या है कि करंट जो आपको मिलता है वो एक ही डायरेक्शन में मिलता रहता है। इससे कैसा करंट मिलता है, ऑल्टरनेटिंग। इसलिए हम इसको डायरेक्ट डीसी जनरेटर कहते हैं और इसको एसी जनरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे स्लिप रिंग मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय स्प्लिट रिंग। स्प्लिट का मतलब टूटा हुआ है, इसको याद रखिएगा। अच्छा जी। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मर। सही। द मोशनल ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल इंडिपेंडेंट ऑफ, मोशनल ईएमएफ किससे इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा जी, चेंज ऑफ फ्लक्स से, नंबर ऑफ टर्न से, टाइम से, रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस से, ठीक है बेटा। टाइम से इसलिए नहीं हो कि वहाँ वेलोसिटी का किरदार होता है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ईएमएफ बढ़ जाता है, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो बढ़ जाएगा, फ्लक्स का चेंज तेजी से लाएंगे तो वो जो है इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस का कोई इसमें खास किरदार नहीं होता।
MCQ था ये. Transformer used in a circuit containing AC, DC alone, AC alone. ट्रांसफार्मर जो था वो AC साइकिल बनाता है, डायरेक्ट करंट नहीं बनाता. ट्रांसफार्मर का रिक्वायर्ड होता है कि ऑल्टरनेटिंग कोई चीज़ आए जिसमें चेंज हो रहा होगा. डायरेक्ट करंट आएगा तो उसमें चेंज ही कुछ नहीं हो रहा होगा, तो वहाँ पे वो EMF इंड्यूस नहीं कर पाएगा. हाँ, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने दिया भी एग्जाम में. टू फ्री पैरेलल, ये भी दिया है मैंने. टू फ्री पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन. दो पैरेलल वायर्स जो हैं करंट कैरी कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा? रिपेल ईच अदर. सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करते हैं. इसका कोई जवाब देगा? ऐसा क्यों है? बड़ा खतरनाक सवाल है ये, बहुत खतरनाक सवाल है. मुझे समझाना भी आसान नहीं. चलो मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ. बताए तो बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल सवाल है बेटा. इसकी गहराई जानने के लिए हमें दो दो डायग्राम बनानी पड़ेगी. कह रहे हैं कि दो वायर्स हैं, एक वायर और एक वायर. इन दोनों वायर्स में सेम करंट अगर पास कराएं हम आई, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा कैसी बनेगी? यूँ बनेगी. राइट हैंड रूल के मुताबिक करंट यूँ पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यूँ बनेगी. ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड. अगर यूँ मैग्नेटिक फील्ड बनी तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया, मतलब सॉरी नॉर्थ करेंगे, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है तो ये हो जाएगा नॉर्थ आपके पास अगर फील्ड यहाँ बन रही है, और ये हो जाएगा साउथ. अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी फील्ड कैसे बन रही है, ठीक है. अब इन वेक्टर्स को मैं टॉप व्यू से देखना चाहूँगा इस तरीके से, जैसे ये आ रहे हैं साइकिल. ये देखें, ये आ रहे हैं वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड. ये इसके आ रहे हैं वेक्टर. ठीक है, ये लूप्स बन रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के. अब ये इसको मैं B1 कह देता हूँ, इसको मैं B2 कह देता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड इसकी B1 हो गई, इसकी B2 हो गई. तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर हम यहाँ पे इनके वेक्टर्स में ड्रॉ कर दूँ तो इसका वेक्टर आ गया ये अपवर्ड, इसका वेक्टर आ गया डाउनवर्ड. बिल्कुल इस तरीके से एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया. ये ऊपर जा रहा था, इसका वेक्टर आ गया अपवर्ड, और इस वाले का वेक्टर आ गया डाउनवर्ड. तो मुझे ज़रा बताइए गौर से देखकर कि यहाँ वेक्टर B1 और वेक्टर B2 दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि कैंसिल कर रहे हैं? दो चीज़ें एक डायरेक्शन में जा रही हैं, सपोर्ट करेंगी, ऐड हो जाएंगी. दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, क्या करती हैं? कैंसिल करती हैं. तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये जा रहा है ऊपर और ये आ रहा है नीचे. तो क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, कैंसिल करेंगे? कैंसिल करेंगे. कैंसिल करने पे होगा क्या कि यहाँ का रिजल्ट जो है फील्ड क्या हो जाएगी? वीक. अगर मान लें ये 10 थी और ये 8 है तो रिजल्ट कितना बचा? 2. अगर ये 10 है और ये 8 है तो कितना रिजल्ट बचेगा? 10 में से 8 चले जाएंगे, 2 बचेगा. तो नतीजे में यहाँ की फील्ड क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी. जब यहाँ की फील्ड वीक हो जाएगी, यहाँ की फील्ड स्ट्रांग है बाहर की, इधर की फील्ड भी स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग फील्ड क्या करेंगी? स्कोर कंप्रेस करा देंगी, दबा देंगी. नतीजे में क्या होगा? ये अट्रैक्ट करेगा. तो सेम करंट जब पास होता है तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये वजह है उसकी. ये वायर यूं हो जाएंगी. और अगर यही करंट अब हम अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएं, ये बात समझ में आई या नहीं आई?
जी आ गई। ठीक है। अब इसी डायग्राम को मैं अपोजिट करके बना रहा हूँ। अब करंट का अगर हम अपोजिट फ्लो करें, ये एमसीक्यू ज़रूर आता है, एप्टीट्यूड में भी आ चुका है एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू डिफ़िकल्ट है, इस पर थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती। मैंने भी नहीं पढ़ाई थी आपको उसकी थ्योरी ज़्यादा, जब न्यूमेरिकल आया था तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया था। अब हम करंट फ्लो करेंगे अपोजिट, यानी एक वायर में करंट ऊपर जा रहा है और एक वायर में करंट नीचे आ रहा है, I1 I2। तो ऊपर करंट जा रहा है, राइट हैंड रूल के मुताबिक इसमें फील्ड न्यू बनेगी, ये बन गई थी फील्ड। ये नीचे आ रहा है तो इसमें फील्ड उल्टी बनेगी, यूँ राइट हैंड रूल आप अप्लाई कर लें, हाथ में कर लें। तो इसमें फील्ड कैसे बनेगी, इस तरीके से, ये आ गई। अब ये इसके जो लूप्स बन रहे हैं, इसका मैं टॉप व्यू देखूंगा। अभी तो मैं साइड से देख रहा हूँ इसको यूँ, अब मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा यूँ करके कि ये सर्कल्स मुझे कैसे नजर आ रहे हैं। सर्कल यूँ नजर आएंगे, 1 2 3, ये आ गया सर्कल। इस वाले को ड्रॉ कर लें, 1 2 3, ये आ गया सर्कल। अब ये दोनों वेक्टर घूम के यहाँ पे आ रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। अगर मैं इनके वेक्टर्स ड्रॉ करूँ उस तरीके से, इसका वेक्टर ऊपर आ गया और इसका वेक्टर भी कहाँ आ गया बेटा, ऊपर आ गया। यानी कि B1 भी अपवर्ड जा रहा है और B2 भी अपवर्ड जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने से क्या होगा, यहाँ की फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 ऐड हो रही है। और यहाँ क्या है, सिर्फ B1 है, यहाँ पे कौन सी फील्ड है, सिर्फ B2 है। तो ये वाली जगह की फील्ड स्ट्रांग हो गई, ये वाली जगह की फील्ड वीक है, ये वाली जगह की फील्ड वीक है। नतीजे में होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ये फील्ड क्या कराएगी ने, रिपेल करा देगी। फील्ड का मतलब ताकत आ रही है, फोर्स आ रही है। तो सेंटर की ताकत ज़्यादा है और साइडों की कम है, जाहिर सी बात है, तो जहाँ कम होगी वहाँ पे बॉडी मूव कर जाएगी। तो ये वायर क्या कर जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे। रिपेल। तो ये होता है बज़ाहिर, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि दो वायर्स में सेम करंट फ्लो कर रहा है, अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है। कोई भी एक बात याद कर लीजिए कि सेम करंट पे सेम डायरेक्शन पे अट्रैक्ट, तो अपोजिट डायरेक्शन पे रिपेल हो जाएगा। तो यही हमारे पास ये एमसीक्यू था। बज़ाहिर तो इसका बड़ा आसान है कि दो फ्री वायर्स हैं, पैरेलल, कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन इसे समझने में हमें कितना टाइम लग गया, आप खुद देख सकते हैं। अच्छा जी, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इटसेल्फ इज डबल इन सेल्फ इंडक्टेंस। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम डबल कर देंगे तो वो भी बेटा डबल हो जाएंगे, आई थिंक। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल is double, its self-inductance will be इसका क्या आंसर लिखवाया मैंने, सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में तो नंबर ऑफ टर्न्स का जिक्र नहीं आता। सर डबल। ठीक है, फिर ये भी डबल हो जाएगा। इस पर मैं श्योर नहीं हूँ बेटा, मैं आपको देख के बताऊंगा, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में उसका जिक्र नहीं आता। देखें, सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में एन का जिक्र नहीं आ रहा है, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ में आता है एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। तो अगर एन 2 हो जाएंगे, टाइम से टाइम ख़त्म, तो एल भी की वैल्यू में भी कुछ ट्वाइसनेस आ जाएगी। सही। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है भाई, ट्रांसफार्मर है।
द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस, इलेक्ट्रिक करंट जब पासिस होता है किसी कंडक्टर से तो क्या प्रोड्यूस करता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, अगर वो एक्सलेट करेंगे चार्ज होगी। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगेन ट्रांसफार्मर आ गया 2013 में। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय लेंज़'s लॉ। When AC generator is converted into DC, slip ring is replaced by split ring। इसे कम्यूटेटर भी कहते हैं कभी कभार कम्यूटेटर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसमें। हमें कम्यूटेटर पे काम करना पड़ता है। अगेन स्प्लिट रिंग्स। अच्छा जी, आगे क्या है? पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन, ये भी शायद दिया है मैंने। द पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो न्यूट्रॉन कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो है। ये एमसीक्यू हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें आ चुका है। ये दोबारा गया, द नंबर ऑफ टाइम्स द सेल्फ इंडक्टेंस डबल, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। फास्ट पेपर में आप देख रहे होंगे कितने एमसीक्यूज बार बार रिपीट होते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर किस पे होगी बेटा? बोथ v एंड b पर। जो कि मैग्नेटिक फोर्स आती है वो वेलोसिटी और b पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। भी मैंने आपको बताई भी थी बात, ये वाली। कि ये है मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, अगर ये है और ये अगर वेलोसिटी का वेक्टर है तो फोर्स जो आती है दोनों पर 90 डिग्री बनाती है, परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट तभी अप्लाई होगा उसको। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, यानी कि F इज इक्वल टू आई क्रॉस एल बी। In the conventional electric current flowing from top to bottom in a wire, then the direction of metal lines of induction will be in a conventional electric current is flowing from top to bottom। अगर करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो जो है आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कैसे बनेंगी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये देख लीजिए, करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये था क्लॉक, क्लॉकवाइज। ये था हमारे पास क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या बना है यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला हमारे पास आ रहा है। और ये कैसे करंट फ्लो हो रहा है? अगर आप इसमें हाथ को अपने फेरें तो ये यूं रोटेट हो रही है। इस रोटेशन में क्या आ रहा है? ये क्लॉकवाइज कहलाएगा। अच्छा एमसीक्यू है। If the speed of a conductor in a moving uniform magnetic field perpendicular is increased, अगर कंडक्टर की स्पीड हम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मोशनल ईएमएफ आपको बताता है कि वेलोसिटी का ताल्लुक डायरेक्ट है। अच्छा जी, इसके बाद है 2018 में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमेना ट्रांसफार्मर ही है म्यूचुअल इंडक्शन की, नो डाउट। टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, ये हमारे पास हाईलाइट भी हुआ इधर। ये एक टॉपिक मैंने आप लोग को नहीं पढ़ा था, नॉन इंडक्टिव वायरिंग का। तो नॉन इंडक्टिव वायरिंग जो होती है रेजिस्टेंस बॉक्स में यूज़ की जाती है टू मिनिमाइज सेल्फ इंडक्टेंस। इसको याद कर लीजिएगा फिलहाल। हमारे जो रेजिस्टेंस बॉक्स आपने देखा होगा फिर इस लैब में, ये लैब में बताई जाती वाली एमसीक्यू, वैसे तो लैब के हवाले का है लेकिन ये लास्ट ईयर आ गया था। देखिए बेटा, आपने वो लैब में देखा होगा रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें लगे होते हैं प्लग। एक प्लग यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी सारे प्लग लगे हैं।
अब किसी पे लिखा होता है 1 ओम, किसी पे लिखा होता है 10 ओम, किसी पे लिखा होता है 1000 ओम, इस तरह से लिखा होता है रेट में। तो जैसे ही आप प्लग को बाहर निकालते हैं, आपने प्लग क्या किया, बाहर निकाल लिया, तो प्लग बाहर निकालने पर वो रेजिस्टेंस ऑन हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि ये हमारे पास मान लीजिए वो है, ये लगा हुआ है प्लग, ये लगा हुआ है हमारे पास प्लग। अब जैसे ही बेटा मैं इस प्लग को मैंने अभी कनेक्ट किया हुआ है, तो ये भी बेटा हमारे पास जो उसकी रॉड चल रही है कॉपर की है, ये भी कॉपर की है, और ये भी क्या है, कॉपर का है। और यहाँ पे एक जगह होती है, इधर होता है रेजिस्टेंस ही। तो करंट जैसे ही आता है, उसको दो रास्ते मिलते हैं, एक तो या तो वो यूं गुजर जाए सीधा सीधा, या फिर यहाँ से गुजरे। यहाँ है रुकावट। तो जब प्लग लगा हुआ है हमारे पास, तो करंट हमेशा आसान रास्ते से गुजरना है, यहाँ पे उसको रुकावट कम मिलती है, वहां से गुजरता है। तो जैसे हमने प्लग को लगाया हुआ होता है, प्लग क्लोज है, तो करंट कहाँ से गुजरता है, यहाँ से गुजर जाता है सीधा सीधा, नो रेजिस्टेंस। लेकिन आप इस प्लग को अगर निकाल लें, तो इसको फिर ये सूरत हाल मिलती है, करंट आया, प्लग निकल चुका है, प्लग निकल गया। अब करंट को यकीनन इस जगह से होते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम जो वायर यूज़ करते हैं उसको इंडक्टिव वायरिंग कहते हैं, नॉन इंडक्टिव वायरिंग। वो किस तरह की होती है कि वहाँ पे हम पहले वायर को यूँ घुमाते हैं और फिर वायर को उल्टा घुमाते हैं, ताकि यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस के मैकेनिज़्म को हम मिनिमाइज कर सकें। थोड़ा सा डिटेल्ड है, लैब में बताई जाती है बात। जब आपको रेजिस्टेंस का प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो मिस ने बताई होगी बात, कि हम ये पूछते हैं टीचर्स के भाई ये बताओ कि हम ये प्लग निकालते हैं तो रेजिस्टेंस ऑन कैसे हो जाती है, तो इस वजह से ऑन हो जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे गिवन है, रुकावट। लेकिन जैसे आप प्लग क्लोज कर देंगे तो करंट हमेशा आसान रास्ते से जाना पसंद करता है। तो ऊपर उसको कॉपर मिल रहा है, वो ऊपर से डायरेक्ट गुजर जाएगा, वो नीचे से क्यों गुजरे। हाँ, अब अगर आपने प्लग निकाल लिया तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर करंट को यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो उसे इसी रास्ते से होके जाना पड़ेगा, एक हो जाती है रेजिस्टेंस ऐड। तो इस रेजिस्टेंस में जो हम ये वायर लगाते हैं, वो इस तरह की नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग करते हैं कि पहले उसके हम रोटेशन देते हैं, क्योंकि जब भी किसी कॉइल में से करंट पास होता है आपको पता है तो उसमें सेल्फ इंडक्शन का मैकेनिज्म होगा। फिर उसके मैकेनिज्म को ख़त्म करने के लिए हम उसकी इन्हीं रोटेशंस को अपोजिट डायरेक्शन में भी देते हैं कि यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन बनेगा, यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन कैंसिल होगा, नतीजे में सेल्फ इंडक्शन ख़त्म हो जाएगा और हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए नॉन इंडक्टिव कॉइल इज इन रेजिस्टेंस बॉक्स इज यूज्ड टू मिनिमाइज सेल्फ इंडक्टेंस। एडी करंट नहीं है, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, हीट लॉस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे सर बहुत। ये जो वायर होता है ये भी कॉपर का होता है? नॉन इंडक्टिव वायरिंग हाँ होते तो कॉपर के ही हैं, लेकिन ये इनकी थोड़ी सी मेकिंग में फ़र्क होता है। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया नहीं, कोर्स का हमारे ये हिस्सा भी नहीं रहा है, लेकिन ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कभी कभार। इतना ही पूछने से ज़्यादा नहीं आता नॉन इंडक्टिव वायरिंग। सही। द पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर क्या होगा, स्ट्रेट चला जाएगा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपके चैप्टर नंबर 17 के 14 के भी हमने तकरीबन 20 ईयर्स के एमसीक्यूज पढ़ लिए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी तो उसमें आगे हम 14 के बाद 13 को भी और 12 बाकी को भी डिस्कस कर लेंगे ताकि क्लैरिटी हो जाए। इन एमसीक्यूज़ की अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझसे शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो दे दूँगा, या मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूँगा इन वीडियोज़ को, ताकि आप वहाँ से इसको ईज़िली पढ़ सकें। ठीक है जी, काइंडली मार्क योर अटेंडेंस, टाइम ख़त्म हो रहा है क्लास का। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा बेटा, मैंने आप लोग को असाइनमेंट सेंड कर दिया है फिर इस वाला, जिसमें 10 न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें से मैक्सिमम तकरीबन 5 से 6 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
क्योंकि चैप्टर नंबर 17 और 14 से मुझे कोई असाइनमेंट नहीं दिया था मैंने आप लोग को, तो अब मैंने दे दिया। और असाइनमेंट को जल्दी सबमिट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब पे डाल दूँ? चलें मैं फिर यूट्यूब पे इनको कर दूँगा और लिंक आप लोगों से शेयर कर दूँगा। असल मैं यूट्यूब पे डालूँगा ना, ये हमारे कॉलेज का हिस्सा है और वो फिर पब्लिसाइज हो जाएगा ये। चलें, अल्लाह हाफिज़।